students, welcome back to history chapter number 2. This is a revision video, so I'll be speaking in Hindi. इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे एंड कैसे उन लोगों ने कंट्री को धीरे धीरे ट्रेडिंग से ज़्यादा रूल करना स्टार्ट किया. सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी वो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल औरंगज़ेब. औरंगज़ेब एक मुग़ल एम्परर था. उसने हमारे कंट्री को बहुत टाइम तक रूल किया था. जब तक उसका रूल था तब तक वो सुप्रीम पावर में था. फिर जब वो 1707 में मर गया तो उसके बाद मुग़ल गवर्नर्स और ज़मींदार्स ने उसकी जगह ले ली. उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी से ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए. अब ब्रिटिशर्स कौन है? ब्रिटिशर्स इज बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में फॉर्म हुआ था. अब ये क्वीन एलिजाबेथ के एक स्पेशल परमिशन में ये कंपनी बनी थी और इस कंपनी के पास सोल राइट्स थे. सिर्फ इसी कंपनी के पास ऐसे राइट्स थे जो अक्रॉस ओशन यानी वर्ल्ड के कोई भी दूसरे कंट्री में जाके ट्रेड कर सकती थी. ठीक है. तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव ये था कि वो किस तरह से लोएस्ट प्राइस में सामान खरीद सके दूसरी कोई भी कंट्री से, और ये चीज़ उनको नज़र आया सिर्फ हमारी कंट्री में, दैट इज़ इंडिया. अब जब तक ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री तक पहुँचे तब तक ऑलरेडी पोर्टुगीज ने हमारी कंट्री के साथ ट्रेड करना चालू कर दिया था फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट, दैट इज़ गोवा. इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि वास्को ड गामा जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है उसने ईयर 1948 में सी रूट भी डिस्कवर कर लिया था. साथ साथ में डच और फ्रेंच का भी जो ट्रेडिंग है वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया था 17th सेंचुरी में. अब डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स ये लोग सब एक कॉमन प्रोडक्ट्स के पीछे आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे हमारी कंट्री में. उसमें से कुछ था कॉटन, सिल्क, पेपर, कार्डेमम, ये सारी चीज़ें, क्लव्स. तो अब सेम प्रोडक्ट्स थे तो इसीलिए उनका राइवलरी यानी कि कंपटीशन आपस में बढ़ चुका था. कंपटीशन बढ़ गया था जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में रेगुलर लड़ाई होती थी. एक दूसरे के शिप्स वो लोग डुबा देते थे. प्राइजेज जो था इंक्रीज हो गया था, प्रॉफिट्स कम हो गया था. तो ये बहुत सारा जो भी इन लोगों में बैटल्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, उसकी वजह से फाइनली लार्जर स्केल में बैटल्स चालू होने लगे जो लास्ट में हमको ले जाता है पॉलिटिक्स की तरफ. अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री हुगली रिवर के पास में बनाया था इन द ईयर 1696. उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे उनका रेगुलर काम होने लगा, आना जाना लगा रहा, तो दैट इज़ वाई उन लोगों ने एक फोर्ट भी वहीं पे बनाया था. 2 साल बाद उन लोगों ने ज़मींदारी राइट्स मांगने चालू किए थे बंगाल के एम्परर से. धीरे धीरे ज़मींदारी राइट्स मिलने के बाद उन लोगों ने वहाँ से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की भी कोशिश चालू की थी. जब तक मुग़ल एम्परर थे, औरंगज़ेब थे, तब तक ये ड्यूटी फ्री ट्रेड यानी कि बिना कोई टैक्स भरे वो लोग हमारी कंट्री में ट्रेडिंग कर सकते थे. तो जब तक औरंगज़ेब जिंदा थे तब तक ये बहुत आसानी से हो रहा था. बट जब औरंगज़ेब 1707 में मर गए तो मुर्शिद कुली खान और सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोल दिया कि अब से ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं होगा एंड कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ेगा. क्यों बोला ऐसा? बिकॉज ड्यूटी फ्री ट्रेड की वजह से बंगाल का जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है या इनकम है, अर्निंग्स है, वो सब कुछ कम होने लगा था. बट ऑफ कोर्स कंपनी तो मानने वाली नहीं थी. तो कंपनी ने एम्परर्स को, मुर्शिद अली खान हो या सिराजुद्दौला हो, उन लोगों को ह्यूमिलेट करना चालू किया और धीरे धीरे लास्ट में हम लोग पहुंच गए बैटल ऑफ प्लाजी की तरफ में. अब बैटल ऑफ प्लाजी में कैसा हुआ था कि सिराजुद्दौला जो नवाब बने थे बंगाल में 1756 में, उनने सबसे पहले कासिम बाजार में ब्रिटिशर्स को डिफीट किया था. तो वहाँ से रॉबर्ट क्लिव, मद्रास से रॉबर्ट क्लिव को भेजा गया और कुछ सोल्जर्स के साथ में. रॉबर्ट क्लिव आए थे सिराजुद्दौला से सिर्फ नेगोशिएट करने के लिए, बट सिराजुद्दौला कोई तरह का नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे कि बंगाल को भी रेवेन्यू मिले ताकि बंगाल भी और बेटर पोजीशन बना सके फाइनेंशियली. तो इसीलिए नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुआ.
फाइनली बैटल ऑफ प्लाजी हुआ, लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए एंड ही डाइड बिकॉज सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला को बैकस्टेप किया, धोखा दिया, क्योंकि मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद उसको वहाँ का एम्परर बनाएंगे। तो उस तरह से फिर सिराजुद्दौला मर जाता है एंड फिर मीर जाफर वो बन जाता है वहाँ का एम्परर। थोड़े टाइम तक सीन्स बहुत ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा था। उसके बाद मीर जाफर ने जब ब्रिटिशर्स से आर्ग्यू करना स्टार्ट किया तो उनकी जगह पे ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को एम्परर बना दिया। मीर कासिम ने जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने चालू किए तो बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ, जो जहाँ पे कासिम मर गया एंड वापस से मीर जाफर को वहाँ का एम्परर बना दिया। फिर उतने में ब्रिटिशर समझ गए थे कि अगर हमको ट्रेड यहाँ पे सक्सेसफुल करना है, हमको बहुत अच्छे से फ्लोरिश करना है हमारे कंट्री को और हमारे कंपनी को, तो हमें ये पपेट रूलर्स हो गए जिनको सपोर्ट है या कोई भी दूसरा तरीका नहीं चलने वाला है, हमें यहाँ पे रूल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना हम लोग हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो मीर जाफर जब 1765 में मर गए तो कंपनी वालों ने अपने आप को दीवान डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। जैसे उन लोगों ने अपने आप को दीवान घोषित किया तो ब्रिटेन से जो थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर आता था हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए, कुछ सामान खरीदने के बदले कंपनी वाले हमको गोल्ड और सिल्वर देते थे, क्योंकि ब्रिटेन के पास सफिशिएंट गुड्स नहीं थे जो हमारे काम आए। तो वो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर भी बंद हो गया दीवान डिक्लेयर होने के बाद में, क्योंकि अब कंपनी वालों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारी कंट्री से जो रेवेन्यू आता था, जो उनको गिफ्ट में जो पैसे मिलते थे, उसी को उन लोगों ने यूज करना चालू कर दिया प्रोडक्ट्स खरीदने के, ब्रिटेन में बेचने के लिए। तो अब पूरी तरह से सारा का सारा जो आउटफ्लो और सर्कुलेशन था कंट्री का वो बंद हो चुका था। फिर बैटल ऑफ प्लाजी के बाद ब्रिटिशर्स, कंपनी ऑफिशियल्स एक बहुत ही अलग तरह से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। डुप्लीकेसी चल रहा था, करप्शन चल रहा था, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल इस चैप्टर में दिया है अबाउट रॉबर्ट क्लिफ। रॉबर्ट क्लिफ 1764 में जब वो गवर्नर बना बंगाल का, तब उसका मेन काम ये था कि वो करप्शन को रोके, बट उसने ऐसा नहीं किया, जिसके लिए वो पकड़ा गया 1772 में, और वो पकड़ा गया कुछ 4 लाख पाउंड्स ब्रिटेन पाउंड्स के साथ में। वो जब प्रूफ हुआ कि उसने ये सारा पैसा करप्शन से और चोरी से और गिफ्ट से कमाया है, तो उसने सुसाइड कर लिया 1774 में। फिर ये भी बताया चैप्टर में कि 1757 से 1857 तक 100 इयर्स तक कंपनी का सिर्फ और सिर्फ मोटिव इतना ही था कि उनको ट्रेड करना था। बट धीरे धीरे बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ प्लाजी के बाद उन लोगों ने नए टेक्निक्स डालने चालू किए, जिसमें से एक था सब्सिडरी फोर्सेस। अब सब्सिडरी फोर्सेस में ऐसा था कि कंपनी ने हर एक मुगल एम्परर को, स्टेट को बोल दिया था कि कोई भी आर्म्ड फोर्सेस यानी कोई भी सोल्जर्स या गन्स वगैरह अपने पास नहीं रख सकता था। किसी को भी लड़ाई के टाइम पे कोई भी टाइप का अगर प्रोटेक्शन चाहिए था या हेल्प चाहिए था तो उसको कंपनी के पास आना पड़ता, और कंपनी डेफिनेटली उसको हेल्प प्रोवाइड करती, मगर बदले में वो एम्परर को पैसे देने पड़ते कंपनी को। अगर कोई एम्परर पैसे नहीं दे पाता तो कंपनी उसका जो टेरिटरी है वो ले लेती, राइट। इसका एक एग्जांपल था नवाब ऑफ अवध, जिसने 1803 में अपना आधा टेरिटरी गवा दिया था क्योंकि वो सब्सिडरी फोर्सेस के लिए रेवेन्यू नहीं दे पाया। कंपनी फिर उसके बाद का एक और इंसिडेंट है मैसूर का, जिसमें कंपनी पेपर और कार्डेमम ये सारी चीजें मैसूर से खरीदती थी। मैसूर को रूल करते थे हैदर अली। हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर को रूल करने लगे। टीपू सुल्तान ने धीरे धीरे कंपनी के साथ अपना रिलेशनशिप तोड़ दिया और फ्रेंच लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने लगा वो, जो कंपनी वालों को ऐसा लगा कि अब उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फाइनली कंपनी के साथ उनका टीपू सुल्तान का एक वॉर हुआ, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ सेरिंगापतम, जो 1799 में हुआ था, जहाँ पे टीपू सुल्तान हार गए। उसके बाद वॉडियार्ड्स ने मैसूर को टेक ओवर किया और वहाँ पे भी सब्सिडरी अलायंस का जो पॉलिसी है वो लगा दिया। फिर इंसिडेंट्स है मराठास की। मराठास डिवाइडेड थे बहुत सारे स्टेट्स में, हर एक स्टेट के पास एक चीफ था जो स्टेट को कंट्रोल करता था,
और ये सारे के सारे चीफ जो है वो 4 प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे। दैट वाज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। अब इन लोगों का फर्स्ट वॉर जो हुआ था 1782 में, वहाँ से मराठास को एक फर्स्ट सेटबैक उन लोगों ने फेस किया था। सेकेंड वॉर के बाद उनको उड़ीसा उनके हाथ से निकल गया और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, और पूरा का पूरा नॉर्थ यमुना, टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ यमुना भी उनके हाथ से निकल गया। थर्ड वॉर जब हुआ मराठास के साथ में और जब मराठास हारे तो पूरा का पूरा मराठा का जो पावर था वो टूट गया, एंड फाइनली पेशवा जो है वो हटा दिए गए और कंपनी अब कंट्रोल करने लगी मराठास पे भी। ये इतना सारे सक्सेस के बाद कंपनी ने एक और नई पॉलिसी लगाई, दैट वाज पैरामाउंसी। पैरामाउंसी में ऐसा था कि कंपनी अपने आप को सुप्रीम समझने लगी थी। इसमें सबसे मेजर रोल जिन्हें प्ले किया था ही वाज लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स को ऐसा था कि थ्रेटनिंग करना है, डराना धमकाना है पैसे लेने के लिए या मार धार करनी है, सब कुछ लीगल था, सब कुछ करेक्ट था, बिकॉज अब वो लोग सुप्रीम पावर थे। बट उनको चैलेंज किया था रानी चन्नम्मा ने, मगर उनको अरेस्ट कर लिया था कंपनी वालों ने 1824 में। उनके चौकीदार ने वॉर को कंटिन्यू रखा, मगर वो भी फिर फाइनली 1830 में हार गया। कर्नाटका रानी चन्नम्मा को हराने के बाद, कर्नाटका जीतने के बाद कंपनी वालों को अब और ज़्यादा सुप्रीम फील होने लगा, बट वो लोग फिर भी डरते थे रशिया से, क्योंकि रशिया, उनको ऐसा सुनने में आया था कि रशिया नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में घुसने वाली है कैप्चर करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। तो कंपनी ने पूरे के पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन को अब कैप्चर करने की सोच ली। तो उसके लिए उन लोगों ने अटैक किया अफगानिस्तान को, पंजाब को, सिंध को, और ये सारा वॉर चला 1838 से 1849 तक। उसके बाद कंपनी ने जब पूरी तरह से नॉर्थ वेस्ट को भी कैप्चर कर लिया तो अब वो लोगों का जो फियर था रशिया से वो चला गया। फाइनल एनेक्सेशंस ये एक पॉलिसी, लास्ट पॉलिसी लॉर्ड डेलहाउसी ने निकाली थी, जिसके अंडर ऐसा था कि अगर कोई राजा मरता है और उसका कोई बेटा नहीं है उसके थ्रोन पे बैठने के लिए, तो वो टेरिटरी कंपनी के पास चली जाएगी। इस पॉलिसी के अंडर सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सारे के सारे टेरिटरीज मुगल एम्परर्स के पास से निकल के ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए। फिर 1856 के बाद, 1856 में जब कंपनी ने इन सारे टेरिटरीज के बाद अवध को कैप्चर किया, ऐसा बोल के ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, जिसमें वो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्लेम किया था कि अवध का जो रूलर है वो अवध को ठीक से रूल नहीं कर रहा है, इसीलिए उन लोगों को रूल अपना जो सत्ता है वो छोड़ देना चाहिए और कंपनी के अंडर आ जाना चाहिए। ये उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने पुटअप किया था। बट अवध के जो लोग थे वो लोग बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे। वो लोग अपने किंग के रूल से और गवर्निंग से बहुत ज़्यादा खुश थे, तो इसीलिए फाइनली वो सारे लोग इकट्ठा हुए और रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरफ बढ़ गए। साथ साथ में एक और इंसिडेंस भी चल रहा था दूसरी तरफ में, जहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाए थे, दैट वाज बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। अब ये सारे के सारे प्रेसिडेंसीज को वो रूल कर रहा था। ये सारे के सारे प्रेसिडेंसीज में एक गवर्नर था और इन सारे गवर्नर्स के ऊपर एक बॉस था जिसको बोलते थे गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑल्सो। उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स डिक्लेयर किए थे, जिसमें से एक था रिफॉर्म्स इन जस्टिस। रिफॉर्म्स इन जस्टिस में उसने क्या किया था, 2 अलग अलग कोर्ट्स उसने हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाए थे, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट में काजी एंड मुफ्तीज जो होते थे वो लोग लॉज बनाते थे, सिविल कोर्ट में मौलवीज और पंडित्स लॉज बनाते थे। बट इनमें भी आपस में प्रॉब्लम होने लगा। ब्राह्मण पंडित्स जो थे उनको वो ऐसा मानते थे कि ये लोग जो लॉज बना रहे हैं वो हमारे रिलीजन में, धर्म के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसीलिए 11 पंडित के एक ग्रुप ने हिंदू लॉ का एक डाइजेस्ट बनाया 1775 में, और फिर कोड ऑफ मुस्लिम लॉ का भी एक डाइजेस्ट बना 1778 में। न्यू सुप्रीम कोर्ट भी बना। ये सारे लॉज बनने के बाद न्यू सुप्रीम कोर्ट भी आया। फिर उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील भी बना कैलकाटा में। ये सारा का सारा काम सब कुछ एक कलेक्टर संभालता था वहाँ पे, और जितने भी उसके कामकाज होते थे वो अपने ऑफिस में करता था, जिसको कलेक्टरेट बोलते हैं।
उन लोगों ने आर्मी का भी नए तरह से यूज़ करना चालू किया, नया मॉडर्नाइज आर्मी बनाने लगे। पहले जो आर्मी सिर्फ कैवेलरी यानी घोड़े पे चढ़ते थे, चल के आते थे या फिर दौड़ के आते थे, उनकी जगह अब उन लोगों ने नए टेक्नोलॉजीज डालने चालू किए, यानी कि गन्स ला दिए इन लोगों के पास में, और बहुत सारे ट्रेनिंग्स और ड्रिल्स और बहुत सारी डिसिप्लिन के सारे प्रैक्टिसेस होने लगे। पीजेंट्स, नॉर्मल जो पीजेंट्स होते थे गांव से, उनको भी वो लोग लेके जाते थे और ये सारे ट्रेनिंग में डालते थे और उनको भी फोर्सेस में इंक्लूड करते थे, यानी सोल्जर्स बनाते थे। बट ये सब कुछ करते टाइम पे कंपनी फिर से भूल गई कि कास्ट और कम्युनिटी की जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं लोगों का हर्ट हो रहा था। तो फाइनली जब कास्ट ऑफ और कम्युनिटी फीलिंग्स जब लोगों की बहुत ज़्यादा हर्ट हुई, उन लोगों ने अपोज करना स्टार्ट किया और फाइनली हम लोग वापस चले गए रिवॉल्ट ऑफ 1857 की तरफ, जहाँ से हमें ये समझ में आता है कि कंट्री में दोनों तरफ से हम लोग पहुँच चुके थे टुवर्ड्स रिवॉल्ट ऑफ 1857। थैंक यू।